हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स का ये लास्ट लेक्चर है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 24 से 32 तक। 23 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, आर्टिकल 24 ये कह रहा है कि ये इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। दोस्तों, अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ का यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है या फिर रेलवे का जो काम होता है, जहाँ पे लाइफ की थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन बच्चों को 14 साल से कम के एज के बच्चों को वहाँ काम करने के लिए मनाही है। मतलब वो नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई मिलता है तो वो पेनल्टी और पनिशमेंट भी हो सकता है। दोस्तों, इसमें ये है कि जो इसमें ये बात बोली गई थी कि जो हार्मलेस और इनोसेंट वर्क है, जैसे कि नॉर्मल तरीके से अगर आपने देखा होगा कि कहीं ढाबे वगैरह पे जो बच्चे काम करते हैं, तो उसमें इसमें बोला गया था कि उसमें कोई रोक नहीं है। बस हजार्डस जगह है जहाँ खतरा है जो बहुत ज़्यादा, बस वहीं पे रोक की गई है। तो दोस्तों, ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के तहत इसको लाया गया था। ठीक है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्ट्स लाए थे। सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे इसमें प्रोविजंस थे कि चाइल्ड लेबर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड किया जाए, और जो प्रोटेक्शन है चाइल्ड राइट्स का वो भी इस्टेब्लिश किया गया था, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। तो लेकिन दोस्तों, 2016 में एक अमेंडमेंट की गई। 2016 में एक बदलाव किया गया, और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन और रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, मतलब दोस्तों जो 1986 का था, इसको रीनेम करके बदल के इसमें 2016 ऐड हो गया। और इसने बोला कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कि जो बच्चे काम करेंगे 14 साल से नीचे वाले, वो किसी भी ऑक्यूपेशंस में नहीं काम करेंगे। पहले क्या था? पहले ये था कि अब हजार्डस जो एक्टिविटीज़ है जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग ज़्यादा है, लाइक रेलवे कंस्ट्रक्शंस, तो या फिर फायर रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं 14 साल से नीचे वाले वो काम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अमेंड करके ये बोला गया कि नहीं, किसी भी जगह काम नहीं करेंगे, चाहे वो हजार्डस हो, चाहे वो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग हो या ना हो, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट में 14 साल के नीचे के बच्चे नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। उसके बाद दोस्तों, इसमें ये भी बोला गया कि पहले क्या था कि 18 ऑक्यूपेशन से एंड 65 प्रोसेसेस था, लेकिन फिर बाद में एडोलेसेंस का कॉन्सेप्ट आ गया कि एज ग्रुप को बढ़ा दिया गया। जैसे कि पहले 14 था, तो 2016 वाले में बोला गया 14 से 18, यानी कि जो 14 से 18 के एज ग्रुप के बच्चे हैं वो कुछ सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस में नहीं है। यानी कि दोस्तों, एक तो हो गया 14 साल से नीचे, तो 14 साल से नीचे के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो तो कहीं भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे वो जगह खतरा हो वहाँ या खतरा ना हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो या ना हो, किसी भी तरह का कोई काम उनको नहीं करना है 14 साल से नीचे वाले ग्रुप को। लेकिन दोस्तों, बोला गया कि 14 से 18 जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, तो एडोलेसेंट्स में आएंगे, तो इनको ये बोला गया कि ये हजार्डस जगह काम नहीं करेंगे। ठीक है, जो पहले वाला प्रोविजंस था वो अब 14 से 18 वाले एज ग्रुप के बच्चों पे लागू कर दिया गया। ठीक है, मतलब कि हजार्डस ऑक्यूपेशंस में नहीं रहेंगे, इनोसेंट काम में रह सकते हैं, जहाँ खतरा नहीं है वहाँ रह सकते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे ये 2 लाइन थी बस, लेकिन इस 2 लाइन का मतलब कितना ज़्यादा ब्रॉड था। और भी इसमें काफ़ी एक्ट्स हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप किताब में देख लेना, वो दिया हुआ है सब कुछ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे दोस्तों मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिटेन नोट्स है, कंटेंट है, मे बी वो आपको थोड़ा कंसाइज दिखे, लेकिन एक्सप्लेनेशन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आप ध्यान से सुनो, आपको सब समझ आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 25। ठीक है, आपको पता है कि आर्टिकल 25 से रिलीजन वाला आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 29 जो है, ये रिलीजन वाला और माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स इसमें हैं। तो दोस्तों, आर्टिकल 25 में ये कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो दोस्तों, इस सारे का मतलब क्या होता है? कॉन्सियंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन।
तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल दोस्तों ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी पर्सन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन मैटर्स पे, ठीक है, इक्वली, कॉन्सियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। अब बात आती है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस क्या है। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू माउल्ड हिज रिलेशन विद गॉड। दोस्तों अगर मतलब कि कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई भी हो इस यहाँ पे हमारे कंट्री में, तो अगर उसके अंदर से मतलब उसे जिसके साथ भी, जिसको भी अपने गॉड मानना है, जिसको भी, एक सेकेंड, तो आप अपने मन में तो किसी को भी भगवान मान सकते हो, किसी भी क्रिएचर की पूजा कर सकते हो। तो आपकी मन की बात है ये, है ना, ये इनर फीलिंग है। आप अपने कॉन्सियंस से, मतलब कहते हैं ना, कॉन्सियंस का मतलब सिक्स सेंस कह लो या फिर हमारे इंट्यूशंस कह लो कि जो हमें लगता है कभी कभी कि ऐसा होना चाहिए, और जो हमें मतलब लगता है मन से, ठीक है, कोई रीजनिंग नहीं होती उसमें, कोई लॉजिक नहीं होता, बट फिर भी हमें कभी कभी वो चीज़ें लगती है। तो दोस्तों आपको मन से जिसको भी भगवान मानना है, जिसकी भी पूजा करनी है, आराधना करनी है, तो उसमें तो कोई नहीं रोक सकता है ना। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब हुआ कि आपको किसी भी चीज़ की पूरी आज़ादी है कि आप अपने मन में किसको अपना, क्या अपने भगवान के साथ रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो, कौन सी क्रिएचर की पूजा कर रहे हो, आपको जो डिज़ायर करना है कर लो, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस का क्या मतलब होता है दोस्तों? यहाँ पर ये मतलब होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो अपने रिलीजियस बिलीफ को, फेथ को ओपनली और फ्रीली। आप जिसमें भी बिलीव करते हो दोस्तों, बिलीफ और फेथ का मतलब होता है कि जो जल्दी, आपको मैं बता दूँ ये एथिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिलीफ और फेथ में छोटा सा डिफरेंस है, बट हम साथ साथ यूज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों बिलीफ का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको आपको विश्वास है जिन चीज़ों पे, लेकिन अगर कोई उसमें लॉजिक दे और कुछ बातें रखे तो मे बी आप उस बात से अपने हट सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आप ये कहते हो कि मुझे गॉड में बिलीफ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आपको गॉड में बिलीव है, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, और कोई आपको एथिस्ट जो है, जो भगवान में नहीं मानते हैं, अगर वो आपको कुछ लॉजिक देंगे, कुछ आर्गूमेंट्स देंगे, तो मे बी आप बदल जाओ, कहो कि हाँ यार ये तो सही है, तो भगवान जैसी चीज़ें तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो यहाँ पे आप बदल सकते हो। लेकिन दोस्तों बिलीफ में अगर आपको फेथ है गॉड में, ठीक है, अगर आपको गॉड में फेथ है, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको कोई कितना भी लॉजिक, रीजनिंग, कोई कुछ भी कह दे, इवन भगवान भी आके आपको कह दें कि मैं नहीं एग्जिस्ट करता हूँ, तो भी आप ये कहोगे कि नहीं, फेथ है, मतलब फेथ है, ये टूटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों प्रोफेस का ये मतलब है कि जिसमें भी आपको विश्वास है उसे आप ओपनली मानते हो, और उसे काफ़ी फ्रीली और ओपनली आप उसे डिक्लेयर कर रहे हो कि हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हुआ प्रोफेस। प्रैक्टिस का मतलब दोस्तों, प्रैक्टिस से आपको समझ आ रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी वर्शिप करना, पूजा करना, जो भी रिचुअल्स, प्रैक्टिस मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल। मन की बात थी ये कॉन्शियंस, उसके बाद फिर आप बाहर आए, प्रोफेस, आपने बताया कि आप कौन से भगवान को मानते हो या फिर किसे पूजा करते हो। फिर आपने प्रैक्टिस की, आपने ये भी बताया कि आप कैसे करते हो पूजा, है ना, कैसे आप रिचुअल्स करते हो, जिसको भी मानते हो। तो ये दोस्तों है प्रैक्टिस। उसके बाद दोस्तों प्रोपोगेट। प्रोपोगेट कहने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसमिशन करना, डिसेमिनेशन करना, मतलब कि आप अपने बिलीफ को, आप अपने फेथ को दूसरों से भी बता रहे हो, है ना, कि देखो मैं ऐसे मैं एक क्रिएचर को मानता हूँ, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, तुम्हें भी करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इस प्रोपोगेशन का मतलब कि आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, ठीक है, आप सोसाइटी के भले के लिए कह रहे हो कि ये चीज़ें अच्छी है, हमें माननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लोगों को मारने लग गए और आप ये कहने लगे कि नहीं मैं जो मान रहा हूँ वो ठीक है, तुम भी इसी को मानो। बस आपने ओपनली कह दिया, ट्रांसमिट कर दी अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने फेथ को, तो आपका काम वहीं तक है, ठीक है।
यहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के अगेंस्ट चला जाएगा। तो दोस्तों सारी चीज़ों को हमें देख के चलना है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 एक 4 वर्ड था, लेकिन इस 4 वर्ड में 4 पेज की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन ये है कि इसमें अगर जैसे कि आप बहुत सारे रिचुअल्स करते हो, ठीक है, बस इसमें पब्लिक ऑर्डर देख के चलना है कि ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी कर रहे हो, तो दोस्तों उसमें सरकार को फिर इंटरफेयर करना पड़ता है ये देखने के लिए कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और जो अदर चीज़ें हैं वो तो जो दूसरों की फंडामेंटल राइट्स है कहीं उसका वायलेट तो नहीं कर रहे। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, कहने का मतलब कि अगर आपने कहा कि मैं इस भगवान को मानता हूं और इनकी जो रिचुअल्स, इनके प्रैक्टिसेस करने के लिए मुझे अपने पूरे शहर में डेकोरेशंस करने होंगे या फिर पूरे शहर में मुझे भजन करना होगा या फिर जो भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आप मानते हो इस पर्टिकुलर चीज़ में, मे बी आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ना मानते हों, ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे फिर आपको स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। फिर स्टेट कहेगा कि ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, पब्लिक जो ऑर्डर है वो ख़राब हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बोला था कि फंडामेंटल राइट्स दोस्तों एब्सोल्यूट नहीं है, पूरे तरीके से आप कोई भी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, ठीक है, उसका मिसयूज़ हो जाएगा। आपको जो भी करना है दूसरे पर्सन के भी रिस्पेक्टिव से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख के करना है। तो ये दोस्तों अब जैसे कि मान लो कि पहले क्या होता था कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते थे, है ना, इंसानों की बलि दे दी जाती थी। तो दोस्तों अगर सोचो ये चीज़ें अगर सोसाइटी में प्रिवेल करे तो कितना ज़्यादा ये इमोरल हो जाएगा, है ना, अनएथिकल हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो अगर ऐसा आप धर्म के नाम पे ये सारी चीज़ें करने लगो तो फिर उसमें स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ेगा कि ये तो गलत है। तो हेल्थ को लेके, है ना, हेल्थ को लेके कि कहीं कोई धर्म के नाम पे कोई बहुत ज़्यादा अनहाइजीन ना हो जाए, कोई विमेन एक्सप्लॉयटेशन ना हो जाए, तो वहाँ पे फिर स्टेट को इंटरफेयर करना पड़ता है। कहने का ये मतलब है कि आप जो मन वो नहीं कर सकते हो, हाँ आप अपने एक लिमिट में रह के ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको बिल्कुल संविधान के द्वारा ये सारी चीज़ों की आज़ादी दी गई है। तो दोस्तों देखो एक लाइन का है ये आर्टिकल, बट इसके मीनिंग कितने ब्रॉड है। और ये भी ध्यान देना कि जो आर्टिकल 25 है ये सिटीजन्स के लिए भी है और नॉन सिटीजन्स के लिए भी, यानी फॉरेनर्स के लिए भी है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये कहता है राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, यहाँ पे फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, उसके बाद इसमें है कि मतलब हर रिलीजियस डिनोमिनेशंस में चाहे कोई भी उसके सेक्शन में उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि उनको बोला गया है कि आप इस्टेब्लिश कीजिए, मेंटेन कीजिए इंस्टीट्यूशंस जो रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने मंदिर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ चैरिटेबल होते हैं, है ना, चैरिटी करते हैं उनके पर्पस से, दूसरों की सेवा करने के लिए, वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्या बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा है कि आप क्या कर सकते हो, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। और बिल्कुल आपको राइट है कि आप अपने मैटर्स को खुद ही हैंडल करो। ऐसा नहीं है कि आपके मैटर में गवर्नमेंट आएगी या फिर कोई और आएगा। अगर आपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए हैं तो आप उसे मेंटेन भी करो। उसके बाद है दोस्तों कि राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी तो एक्वायर कर सकते हो, ऑब्वियस की बात है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होगा तो मैं इंस्टीट्यूशंस कैसे इस्टेब्लिश करूँगी, मैं चैरिटी कैसे करूँगी, मतलब मेरे पास प्रॉपर्टी तो होना चाहिए किसी भी तरीके का। तो यहाँ पे मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो, लाइक एसेट्स जो मूव कर सके, और इमूवेबल जो मूव नहीं करता, लाइक जैसे कि घर हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, लैंड हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप वो भी रख सकते हैं, खरीद सकते हैं और रख सकते हैं। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और दोस्तों आपको एडमिनिस्टर भी करना है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर में सारी चीज़ें रूल रेगुलेशंस के हिसाब से वो चीज़ें सब ठीक तरीके से करना। तो आप ऐसे प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, हाँ, बट आपको ये देखना है कि सारी चीज़ें लॉ के
विद इन होनी चाहिए, आप कानून से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 5 जो है 25 जो है ये इंडिविजुअल्स को गारंटी देता है, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल्स को गारंटी दे रहा है। लेकिन आर्टिकल 26 जो है ये पूरा का पूरा रिलीजियस डिनोमिनेशन या फिर मतलब एक सेक्शन को ही, ये काफ़ी बहुत सारे लोगों को, एक ग्रुप को ये पूरा क्या फ्रीडम देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक क्रक्स पॉइंट है, आप ध्यान देना। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कॉन्शियस का मतलब एक इंसान का मन, तो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए और ये पूरे सेक्शन के लिए है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और बात कही गई है आर्टिकल 26 में कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको अचानक इंट्यूशंस आए, आपको अचानक इंट्यूशंस आ गए कि मुझे लगता है कि एक ऐसा रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए जो एग्जिस्ट ना करता हो, और आपके कुछ अलग ही आपने कुछ सोच लिया हो, कुछ इनोवेशन आपने सोच लिया हो, तो ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस में 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, ठीक है। ये आर्टिकल 26 में है, 3 कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, और वो तीनों कंडीशंस क्या है, ये है कि उसमें बहुत सारे लोग होने चाहिए, और उस बिलीफ में मतलब जो भी आप बिलीव करते हो, ठीक है, मान लो आप कहते हो कि ये इसमें मैं बिलीव करता हूँ, ये कैसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है इसे बहुत पावर है, और ये, तो दोस्तों ऐसे आपके बिलीव करने से नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोगों का बिलीव होना चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसमें एक डिस्टिंक्टिव नाम होना चाहिए, एक नाम से भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि दोस्तों जैसे कि रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन आपको पता है कि विवेकानंद जो थे इसके फाउंडर थे। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जैसे कि रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस है हिंदू रिलीजन का। लेकिन औरबिंदु सोसाइटी है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कौन सा नहीं। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 27, और दोस्तों आर्टिकल 27 ये कहता है, आर्टिकल 27 ये कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। इसका ये मतलब है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डेनोमिनेशंस। दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन जो है या फिर स्टेट जो है, वो पब्लिक मनी जो है कलेक्ट, जो टैक्स के थ्रू पब्लिक मनी कलेक्ट होता है ना, हमसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट, तो वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, जैसे कि मान लो कि हिंदू हुआ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मान लो हिंदू हुआ, तो सरकार जो है पैसा जो कलेक्ट करती है हमसे टैक्स के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदुइज़्म और हिंदू धर्म को या प्रमोट करने में ही सारा पैसा वो खर्च कर दे, ठीक है। या फिर मान लो इस्लाम हुआ, कुछ भी आप मान लो, ऑर्थोडॉक्स मत हो ना आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि जो भी सरकार हमसे पैसा ले रही है वो सारी चीज़ें, जितने पैसे हैं वो एक धर्म को प्रमोट करने में, याद रखना एक पर्टिकुलर धर्म, मैंने सारे रिलीजन की बात नहीं की है, किसी एक रिलीजन को अगर प्रमोट करने में उसने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा मना ही है। बिल्कुल संविधान में लिखा गया है कि ये नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल फ्री हैं कि आपको टैक्स देना है कि नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें और ये कहा जाता है कि मतलब ऐसा है कि अगर सरकार जो है वो सारे धर्म को अगर प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे खर्च कर रही है तो वो ठीक है, मतलब आप सारे धर्म को प्रमोट कर रहे हो तो ठीक है, बस किसी पर्टिकुलर, आप बस इतना याद रखना कि इसमें पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, किसी एक धर्म के लिए सरकार कुछ वो जो पैसे हैं वो प्रमोट नहीं कर सकती है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है दोस्तों। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, किसी भी, मतलब दोस्तों कहने का ये मतलब है कि जो इसमें बस 4 पॉइंट्स है, ये आप ध्यान देना। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोई मंत्र का जाप नहीं करवाते, ठीक है, कोई मूर्ति पूजा या फिर कोई भगवान का पूजा नहीं कराते हमसे, ठीक है। मान लो स्कूल है, स्कूल में जो असेंबली होती है,
ठीक है, या फिर अपने कॉलेजेस में भी देखा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ाने लगते हैं, फिर आरती करवाने लगते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो वो हम देखेंगे अभी। जैसे कि 4 तरीके की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं। पहला होता है कि वैसे इंस्टीट्यूशंस जो सरकार के द्वारा पूरा मेंटेन किया जाता है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गए, है ना। तो ये सरकार के द्वारा जब पूरे तरीके से जब मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे कंडीशंस ये है कि इसमें किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस मना है। कोई भी धर्म की बातें जो है, इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई पर्टिकुलर धर्म जो है वहाँ पे आपको प्रमोट किया जाने लगा, आपको बताने जाने लगा कि नहीं, आपको पढ़ाई वढ़ाई साइड में कर दो और यही चीज़ें आप सीखो। तो ये बिल्कुल मना है। अगर वो पूरे तरीके से अगर स्टेट ओन करती है, मेंटेन करती है, तो आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। दूसरा है कि अगर सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेट करती है, लेकिन वो किसी ट्रस्ट या एंडाउनमेंट के तहत बना हुआ है, कोई ट्रस्ट है, ठीक है, और एडमिनिस्टर कर रही है स्टेट, मतलब सरकार देख रही है, लेकिन वो स्टैब्लिश बनाया किसी और किसी ट्रस्ट के द्वारा है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है। यहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तीसरा है कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, बस सरकार को पता है कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशन है। तो दोस्तों सी और डी में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प ले रही है, कुछ पैसे, कुछ असिस्टेंस अगर सरकार प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दोनों केस में क्या है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस परमिटेड है वॉलंटरी बेसिस पे। ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे ये मतलब हुआ कि अगर ये लोग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, तो आपका पूरा आपके ऊपर है कि आपको उसे लेना है नहीं लेना है। आपका मन, आप उसे ले सकते हो, या फिर आप पढ़ सकते हो, या फिर आप मना कर सकते हो। तो वॉलंटरी बेसिस पे कंपल्शन नहीं है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 28। आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। दोस्तों इसमें इतना है कि अगर आपका जो लैंग्वेज है वो अलग है, स्क्रिप्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उसे कंजर्व करके रखें, बचा के रखें, और वो कंटिन्यू चले। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि हमारे सिटीजन्स में, हमारे कंट्री में कोई भी सेक्शन हो, ठीक है, कोई भी सेक्शन हो, अगर उनका ये मतलब लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उनको पूरा राइट है कि वो उसे कंजर्व करके रखें। और दोस्तों ये भी है कि कोई भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए ऑन ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं और आपको किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना है तो वहाँ मना कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन है कि अगर वो स्टेट का है, बस स्टेट का अगर वो इंस्टीट्यूशन है, तो अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आर्टिकल 29 में दो बातें लिखी गई है। जो फर्स्ट प्रोविजन है वो ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो सेकंड प्रोविजन है वो सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है 30। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब माइनॉरिटीज़ क्या है, जो हमारे कंट्रीज़ में जैसे कि माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ये सब माइनॉरिटीज़ हैं। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि इनको पूरा राइट है कि इस्टेब्लिश करें और एडमिनिस्टर करें कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल्स जो होते हैं क्रिश्चियंस के होते हैं, मदरसास जो होते हैं मुस्लिम्स के होते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनको राइट दिया गया है कि ये अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिनिस्टर कर सकते हैं और इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये है कि मान लो कि इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे, और मान लो कि इनकी प्रॉपर्टी जो है, इनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चाहिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट को अगर मान लो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए ये जगह जो है सरकार को चाहिए, तो फिर क्या करेगी सरकार कि इनको पूरा कंपनसेशन देगी, तब जाके वो प्रॉपर्टी ले सकती है। कहने का ये मतलब है कि कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी सेल नॉट बी, मतलब ऐसा है कि उनके राइट्स जो गारंटेड हैं, मतलब उनको कंपनसेशन फिक्स किया जाता है, मतलब देना ही देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये प्रोविज़न 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। और दोस्तों इसमें ये भी है कि जो अगर मान लो किसी सरकार जो है, अगर किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी को, मान लो कि इस्लाम है, ठीक है,
मुस्लिम्स हैं, कहने का मतलब सॉरी, मुस्लिम्स हैं, तो अगर पैसा देती है, एड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को सबको बराबर करना है, क्रिश्चियनिटी को भी, क्रिश्चियंस को भी बराबर देखना है। ऐसा नहीं है कि, कहने का मतलब है दोस्तों कि इसमें भी कोई भेदभाव नहीं करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही है आर्टिकल 30 में, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है, माइनॉरिटी से रिलेटेड है यहाँ पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कि इन ग्रांटिंग स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब बराबर के सारे माइनॉरिटीज़ को देखेगी और कंपनसेशन भी फिक्स करेगी। अगर प्रॉपर्टी उनकी लेती है तो उनको पैसा देना है। आर्टिकल 31 है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। दोस्तों जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो आपको पता है कि आई थिंक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, और लीगल राइट बना दिया गया था। तो आर्टिकल 32 कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो होता है, यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के पास आप मूव कर सकते हैं, आप जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल जितने हमने पढ़े, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 30 तक, तो दोस्तों इतने जितने भी आर्टिकल्स हैं, अगर इनमें कोई भी वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपील वगैरह नहीं देना पड़ेगा कि अपने लोकल कोर्ट में पहले अपील दी, फिर वहाँ से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, या फिर रीट कहते हैं इसे, हैबिस कॉर्पस का होता है और मैंडमस का होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं अलग से इसका लेक्चर बनाऊँगी डिटेल एनालिसिस से कि रीट पिटिशंस में क्या क्या चीज़ें हैं और इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इस डायरेक्शन इशू करता है। पार्लियामेंट को भी पावर है कि किसी अदर कोर्ट को भी वो पावर दे दे कि आप भी जो है डायरेक्शंस या फिर रीट इशू कीजिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा। एंड द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर आपको किसी ने कह दिया कि सरकार ने कह दिया कि नहीं आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते अपने, अगर मैंने आप भले ही कुछ भी सरकार ने किया हो, मान लो आपको बोलने की आज़ादी बंद कर दी गई कि कोई बोल नहीं सकता सरकार के खिलाफ, तो आपके पास तो फंडामेंटल राइट्स था कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मान लो कि अब सरकार ने सस्पेंड कर दिया कि कोई सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकता, तो ये तो वायलेशन हो गया। तो ऐसा जो है वो नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। हाँ, अगर ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रोवाइडेड है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, इमरजेंसी होगी, तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज़ कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई रोक दे। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको सारे समझ में आए होंगे जितनी मैंने समझाने की कोशिश की फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।